नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल बता दें ताकि बीमारी कोई भी हो नाज़रीन, कैंसर हो, कोई पेचीदा बीमारी अगर हो जाए तो उसका इलाज महंगा भी होगा और उससे आपको मायूसी भी होगी। तो हम आज जिस प्रोग्राम में डिबेट करेंगे वो उसका टॉपिक है डिप्रेशन कि हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो तकरीबन 75% हमारे शहरी जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या फैक्टर हैं इसमें? पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है। और अगर आलमी अदारे सेहत के फिगर्स हम देखें तो उनके मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 30 करोड़ लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हैं। इसी तरह अमेरिका जैसे खुशहाल मुल्क में भी हर साल 1.5 करोड़ के लोग मरीज़ जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन जो है नाज़रीन वो मूड की वेरिएशन है, एक नाउमीदी है, परेशानी है, एंजाइटी है। इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है। बहुत बड़ा नाम है, तिब के पेशे के आइकॉन हैं, बरतानिया के आइकॉन हैं, पाकिस्तान के आइकॉन हैं, प्रोफेसर राहील करीम, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम पाने के बाद वो चले गए बरतानिया और वहाँ पे अरसा दराज उन्होंने एज ए माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस भी की है, साइकेट्रिस्ट हैं। 1987 में वो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री और मेयो हॉस्पिटल के शोबा अमराज दिमाग और माहिर नफ्सियात की हैसियत से उसके सरबराह रहे। और दूसरा उनका तारुफ ये है कि उन्होंने लेडी डियाना को इनकी मेहमान थी और उसने आके मेयो हॉस्पिटल में इनका शोबे को विज़िट किया और इनको अप्रिशिएट भी किया, इनकी जो वहाँ पे माहिराना सलाहियतें और प्रोफेशनलिज्म को उसने मद्देनज़र रखते हुए उसने तफसील से इसका मुआयना किया। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट बरतानिया में भी ये क्लिनिकल ट्यूटर हैं और वहाँ पे एजुकेशन सुपरवाइज़र है। और इस वक्त हर साल पाकिस्तान आके शहरियों को अपने तिब के पेशे में अपनी स्पेशलिटी से मुस्तफ़ीद कराते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर राहील करीम साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इस डिबेट में बहुत ज़रूरी है कि जो मुल्की हालात हैं, अगर हम देखें पहले कोविड-19 था, उसमें लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, फिर ये 9 मई का वाक़या जो है उसमें डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर हमारे मुल्क की में सियासी इस्तेकाम नहीं है, अदालतों से जो है अदल नहीं मिलता उनको, वो उसमें परेशानी में रहते हैं। और अगर हुकूमत को देखें तो मुल्क में कोई अमन व अमान की जो है वो नहीं मिलता और इन्फ्लेशन इतनी है, महंगाई इतनी है, रिसेशन है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारी कौम को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि डिप्रेशन है क्या, उसके बाद कौन से फैक्टर हैं जो जिससे कि डिप्रेशन होती है, फिर हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। जी प्रोफेसर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी कि ये मोहलक बीमारी है। तो इसकी कुछ हम अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं ये क्या होती हैं, इसकी अलामतें क्या हैं, और जैसे आपने राइटली कहा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और जो सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं या जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे इस बीमारी की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करते हैं। ये एक कुछ मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसकी अलामतों से शुरुआत करूं। जी हाँ। तो देखें, डिप्रेशन तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टू एन एनवायरमेंटल डिफ़िकल्टी, लेकिन अगर ये परवेसिव हो जाए, यानी कि 2 से 4 हफ़्ते या 6 हफ़्ते या 8 हफ़्ते जारी रहे, तो फिर ये बीमारी की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। तो इसमें कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। बायोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब ये है कि जब दिमाग की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है तो वो जिस्म पे अफेक्ट करती है।
तो इसमें जो कोर सिम्टम है वो है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि खुशी नहीं महसूस कर सकते। क्या वो ब्रेन में कोई ऐसा एरिया है जिसको कि रिवार्ड सेंटर का नाम आप जी हाँ, देते हैं अपनी जी हाँ। स्पेशलिटी में, या हैप्पी सेंटर कहते हैं? हैप्पी सेंटर है जी, ब्रेन के कई एरियाज़ में हैं जहाँ इमोशंस ज़्यादा जनरेट होते हैं। वो दिमाग का एक टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो कि समझ लें कि कान के ऊपर है, ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेन। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। और फ्रंटल लोब यानी कि दिमाग का जो अगला हिस्सा है, जो कि एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के साथ है, डिटर्मिन करता, एंगर के कंट्रोल के साथ करता है, क्या बात कहाँ कहनी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक केमिकल है ख़ास तौर पे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक केमिकल है जिसकी तोड़ फोड़ ये ज़्यादा होती है, उसका दिमाग में लेवल कम हो जाता है और वो दवाओं से और ट्रीटमेंट से वो लेवल अपनी जगह पे वापस आ जाता है और लोग दोबारा खुशहाल हो जाते हैं। तो हमें तो एग्जैक्टली पता है कि ये क्यों होता है। अब आइंदा वक्तों में ये होगा कि आप पेशाब टेस्ट करेंगे, जो भी आपको सेरोटोनिन के या और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम कहते हैं उनका लेवल, जी हाँ, उनका लेवल हम देख लेंगे। जी हाँ। तो लिहाजा उस लेवल को हम डिटर्मिन करके ज़्यादा एक्यूरेट आपको दवाइयाँ दे सकते हैं। ये मैं बताता चलूँ जी कि हमारे पास ज़ाहिर है पेट स्कैन्स नहीं है, सीटी स्कैन्स नहीं है, बट हमारा डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट होता है। सो लार्जली ये कहना मैं बिल्कुल दुरुस्त होगा कि 25 से 40% आबादी को है। तो अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो कम से कम 40 लोग उसमें इस बीमारी का, मोहलक बीमारी का शिकार होंगे। ये डिप्रेशन किसी बीमारी की सिम्टम है या ये खुद ये एक बीमारी है? देखें जी, डिप्रेशन तो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन हमारे जो टर्मिनोलॉजी में हम उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर, यानी कि ये एक स्पेक्ट्रम पे है। कम अलामतें भी हो सकती हैं जो कि आसानी से ट्रीट हो सकती हैं। जब सीवियर बीमारी हो जाती है, ये ऐसी हर किस्म की, ये तमाम बीमारियों की तरह हैं, जितनी देर से अलामतें रहेंगी द हार्डर इट इज़ टू ट्रीट। जितना जल्दी मरीज़ डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी हम इसका सद्देबाब कर सकते हैं। ये हमारी जो यूथ है प्रोफेसर साहब, ये इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि हमारे आने वाले दिनों में हमें कोई अच्छी जॉब मिलेंगी या हमारी एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। मुल्क के हालात जो हैं इतने मायूसी की तरफ लेके जा रहे हैं कि वो यंग तबका जो है हमारे मुल्क का, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और फिर दूसरा सोशल मीडिया के का नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो भी हमारी यूथ में और हमारे शहरियों में, हमारी कौम में बड़ी इस किस्म की नाउमीदी पैदा कर रहा है। तो मैं इसकी तरफ आऊँगा। आपने दिमाग में 2 एरियाज़ बताए हैं, एक एग्जेक्टिव कंट्रोल करता है और एक जो है हैप्पी केमिकल बनाता है। तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं? देखें जी, इसकी जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी का मतलब है कॉजेशन। तो मैं तो उसको बायोसाइकोसोशल मॉडल के तौर पे देखता हूँ कि ब्रेन की बायोलॉजी डिस्टर्ब्ड होती है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, एंड इट इज़ मेंटेन्ड और प्रेसिपिटेटेड बाय सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपने थोड़ा सा टच अपॉन किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बीमारी की, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की जेनेसिस में है, वो अनसर्टेनिटी। जब प्रेडिक्टेबिलिटी या सर्टेनिटी नहीं मिलती किसी चीज़ में, तो ज़हन ऑटोमेटिकली परेशान हो जाता है। वो फिर रास्ते ढूंढता रहता है इस चीज़ का हल निकालते हुए, लेकिन अगर रास्ता हो ही ना तो वो किधर जाए। तो वो फिर फाइनली इम्पैक्ट होता है ब्रेन पे, ब्रेन थक जाता है, उसमें सेरोटोनिन की कमी वाक़या हो जाती है। और सोशल मीडिया के देखें पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी हैं, लेकिन हर किस्म की उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन वहाँ होती है, लोग फ़िल्टर नहीं कर पाते। तो बजाय कि लोग ट्रस्टेड साइट्स पे जाएं, इन्फॉर्मेशन लें, अगर वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो अपनी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो नेगेटिव यूज़ है सोशल मीडिया का, और मैं अक्सर एक और बात करता हूँ कि
जब लोग रात को टेलीविज़न की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन या अपने आईफोन या सैमसंग का जो भी टेलीफोन है वो यूज़ करते हैं, उसमें ब्लू लाइट होती है। अब ब्लू लाइट ऐसी है जो कि मेलाटोनिन के हार्मोन जो कि स्लीप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्पेयर करता है। तो अक्सर ये नींद की ख़राबी का बायस भी होता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स प्रोफेसर साहब आपने बताया कि उनसे जो नीले रंग की रोशनी निकलने वाली ये तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस है वो आपके दिमाग पे असर करती हैं और ऐसा केमिकल पैदा करती हैं जिससे कि आपकी नींदें ख़त्म हो जाती हैं। जी। तो ये दूसरी तरफ भी मैं आता हूँ, ये स्ट्रेस की तरफ आपको लेके आता हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा कि लाहौर के एक बहुत बिजी अस्पताल में बच्चों के एक 8 दिन का बच्चा आता है और वो इतनी बीमारी की शिद्दत में होता है कि उसको बचाना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन उसके लवाकिन जो है एक डॉक्टर की पिटाई करके चले जाते हैं और फिर पूरे शहर के तमाम अस्पतालों में काम बंद कर दिया जाता है। ये इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो भी कौम को इसी नाउमीदी और मायूसी और एंजाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बरतानिया में, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ ये चीज़ कैसे डील होती है। अगर कोई डॉक्टर अगर किसी लवाकिन को लगे कि यार डॉक्टर ने कोई गलती की अपने काम में, तो उसका सिस्टम है कंप्लेन करने का। वो पहले तो हस्पताल को कंप्लेन करेगा, उसकी वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वहाँ एक लोकल ऑम्बड्समैन होता है, उसके पास वो कंप्लेंट जाएगी। उसके बाद अगर वो समझता है कि डॉक्टर इज़ एट फॉल्ट तो जनरल मेडिकल काउंसिल को जाएगी। then they will investigate it thoroughly and they will come to some conclusion। अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है तो उसका भी एक सिस्टम है डील करने का। उसमें आप वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं, तो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली राहिल करीम साहब, आप रेगुलर वहाँ क्लिनिक भी करते हैं बरतानिया के 2 शहरों में। वहाँ की आवाम तो आपको आने नहीं देती, लेकिन आप अपने मुल्क को तरजीह देते हैं कि मैं वहाँ के शहरियों का आके इलाज करूँ। मैनचेस्टर और लंदन में आपके क्लिनिक है, लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें हमारी सोसाइटी में, तो यहाँ पे तो आपको जस्टिस भी नहीं मिलता। ये तमाम एजेंसियाँ जो आपने बताई, ombudsman हो गए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये सब इन्फ्लुएंशियल काम कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस डॉक्टर जिसकी उन्होंने पिटाई कर दी वो इस वक्त लाहौर जनरल अस्पताल में दाखिल है और उसको सर की बड़ी गहरी चोट लगी हुई है और बेहोशी की हालत में है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, वो भी डॉक्टर इसलिए बना के अवाम को, गरीबों को उस अस्पताल में मरीज़ों की का इलाज करे, लेकिन उसकी उन्होंने पिटाई कर दी और इस बुरे तरीके से उसको मारा है कि वो शायद सीरियस हालत में से ना निकल सके। लेकिन मैं आपको दोबारा डिप्रेशन के उन फैक्टर्स की तरफ लाता हूँ। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, फिर आपने कहा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज ना हो या दिमाग में वो केमिकल्स, हैप्पी केमिकल्स ना हो और वो किसी वजह से ख़त्म हो जाए, एक कैफियत होती है गुस्से की हालत में जो कि वायलेंस की तरफ ले जाती है। और वो वायलेंस आपने 9 मई में देख लिया कि 9 मई को, और अभी डॉक्टरों में भी ये आ रहा है कि वो उसमें एक चले जाते हैं, फ़ाइट और फ्लाइट की कैफियत में चले जाते हैं लोग, कि कोई ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जिसम में गुस्से की हालत में, जो डिप्रेशन की वर्स्ट फॉर्म जो होती है वो भी आप बता दें नाज़रीन। जी सदाकत साहब, ये तो जो ओवरऑल स्ट्रेस है ये तो अक्रॉस द बोर्ड है। ये डॉक्टरों में भी है, पुलिस वालों में भी है, आम शहरियों में भी है, लवाकिन में भी है। और वो एक शायद जो एक फ्रस्ट्रेशन का इनअप्रोप्रिएट इजहार है, इसको तो ज़ाहिर है हम कंडेम करेंगे और कंडेम होना भी चाहिए। किसी भी शहरी को जो है लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ सुनवाई भी नहीं है। आपके राइट को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। और ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने देखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में और लोकली, कि माइट इज़ राइट, सो अब एंगर जो है वो स्ट्रेस से जनरेट होता है। जब स्ट्रेस ओवरवेलमिंग होता है तो आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो
उसका इनअप्रोप्रिएट इज़हार होता है। मैं इंग्लैंड में आपको बताता चलूँ कि फोरेंसिक साइकाइट्री में भी मैंने काम किया है, तो वहाँ आप क्राइम्स ऑफ पैशन देखते थे, या जो लोग अपना गुस्से में आके ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो ये बेसिकली कह लें कि नाउमीदी की भी निशानी है, फ्रस्ट्रेशन की भी निशानी है। सिस्टम ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं करता। जब सिस्टम इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता तो वो फिर अपने हाथ में कानून को लेके ऐसी हरकतें करते हैं जो कि वो शायद ख़ुद भी सारी उम्र रिग्रेट करें। तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी आपको पता ही है, अनसर्टेनिटी है, ये नहीं पता कि अगला खाना कब आएगा, महंगाई किस हद तक बढ़ेगी, पेट्रोल किस हद तक जाएगा, बच्चों की शादियां कैसे करेंगी, उनके तालीम को कैसे सपोर्ट करेंगे। सो ये सोशल फैक्टर्स तो ये कंटिन्यूस हैं और इसका कोई एंड नज़र एज सच पर से नहीं आ रहा। तो उससे अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, और ज़ाहिर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप प्लान कुछ नहीं कर सकते। जब आप प्लान नहीं कर सकते तो आपको लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है। लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है तो वो फिर आपके मूड को अफेक्ट करता है, एंग्जाइटी जनरेट करती है और डिप्रेशन जनरेट करती है। उससे फिर आपका बिहेवियर ऑल्टर होता है। जब बिहेवियर ऑल्टर होता है तो उसमें फिर आप समझ लें कि रैशनैलिटी नहीं रहती। इंसान उसको ज़हनी तौर पे एवेल्यूएट नहीं कर सकता कि यार क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे रिश्वत लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी रिश्वत लेके मैं इसलिए रिश्वत लेता हूँ कि मेरी माँ बीमार है, तो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बेसिक है चीज़ जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों में है। जब इंसान ख़ुद से कॉन्फ्लिक्ट को हल नहीं कर सकता तो वो कॉन्फ्लिक्ट फिर बीमारी में तब्दील हो जाती है। ये इसके जो आपने सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बताए हैं कि जो हमारी कौम को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, इसकी क्या सिम्टम्स क्या होती हैं ताकि हमारे शहरियों को पता लग जाए? अगर तो मैं आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अलामतें बताऊं तो कुछ जैसे मैंने कहा बायोसाइकोसोशल मॉडल है, यानी कि जब बायोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो उसमें पहली बात तो है कि मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि डिप्रेशन इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ लॉसेस। डिज़ीज़ ऑफ लॉसेस का मतलब है कि इसका कोई मुस्बत पहलू नहीं है। भूख का ख़त्म हो जाना या भूख बहुत बढ़ जाना, नाउमीदी होनी, सुबह दिन शुरू करने को दिल ना करना, शाम को कदरे बेहतर हो जाना, इंटरेस्ट ना रहना, एनर्जी लेवल्स ना रहना, मायूसी रहना। एक मैं आपको बताता चलूँ कि अक्रॉस मैनी कॉन्टिनेंट स्टडीज़ हुई हैं जहाँ होपलेसनेस या नाउमीदी इज़ वन सिम्टम दैट हैज़ बीन corroborated with सुसाइड। तो ये तो ज़ाहिर है एंड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है। इंग्लैंड और पाकिस्तान में जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ आके क्लियरली कह देते हैं जी डॉक्टर करीम आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मेरे यही मसाइल है। यहाँ वो प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ ज़्यादा चूँकि ख़वातीन में डिप्रेशन इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन, और ये मैं कोई स्टेटिस्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई जेंडर बायस की बात नहीं कर रहा, तो वो अक्सर प्रेजेंट करती हैं विद हेडेक्स, जिस्मानी दर्दें, दिल की पट्ठों का खिंचाव, ये कॉमन पट्ठों का खिंचाव प्रेजेंटेशन होती है। और ख़ास तौर पे गर्दन और ये जो कंधे का खिंचाव बहुत कंप्लेन करती हैं। एनर्जी लेवल्स इनके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्टर के पास जाने को एक लिहाज से जस्टिफाई करते हैं। और आदमियों में तो बिल्कुल ये वो कहते हैं ना कि मैन डोंट क्राई, सो आदमी बहुत कम प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये ब्रेड विनर्स होते हैं, दे परहैप्स मोर प्रोन टू प्रेशर्स। दूसरा, हमारा कोई सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि शादी होके बच्ची आ गई तो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने के आप बहू की तरह ट्रीट करते हैं। तो औरतों पे भी साइको सोशल प्रेशर्स बहुत हैं, घरेलू प्रेशर्स बहुत हैं, फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स ऐड हो जाते हैं, फिर ख़ानदान के रवैये। और औरतों में ज़ाहिर है कि इनका हार्मोन का सिस्टम है, तो जब प्यूबर्टी से यानी कि जब पीरियड्स इनके शुरू होते हैं टिल लेटर ऑन,
प्रेगनेंसी के बारे में के बाद बहुत कॉमन है, पोस्टनेटल डिप्रेशन कह लें, पोस्टनेटल साइकोसिस कह लें, और कई ऐसी दवाएं हैं जो मेडिसिन में प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो डिप्रेशन को कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा गर्दन में एक गदूद होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि मैं पहले टेस्ट कराता हूँ कि इसको टेस्ट ज़रूर कराया जाए, क्योंकि डिप्रेशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है। तो बायोसाइकोसोशल को मैं दोबारा कहूँगा कि बायोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो इंसान की साइकोलॉजी या रवैया तब्दील आता है, और रवैये में तब्दीली आती है सोशल फैक्टर्स के साथ। लेकिन बहरहाल ये बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और मैं आई विल गो एज़ फार एज़ टू से कि ये मोहलक बीमारी है। हमारे काम में अगर कोई मोर्टेलिटी है, ये लोग मरते हैं, तो वो सुसाइड के थ्रू। और आप देख रहे हैं कि अक्सर ये अखबारों में आया होता है कि जी फ़लाँ ने हिम्मत हार के सुसाइड कर ली। तो होपलेसनेस इज़ लिंक्ड विद सुसाइड, और सुसाइड तो अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन है, इसकी प्रिवेंशन ही हो सकती। ये जो सोशल मीडिया की एडिक्शन हमारे ख़ुसूसन हमारे नौजवान तबके में ज़्यादा हो रही है, और इस एडिक्शन को ख़त्म करना शायद ही नामुमकिन है, अनलेस कि उस सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आए वो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला थोड़ा सा सोच समझ के वो भेजे। और इससे भी कौम जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। हर न्यूज़ जो है आप देख लें कि किस तरीके से स्प्रेड होती है और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाती है। और पाकिस्तान के हालात अगर हम देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और फिर इन्फ्लेशन और पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों को नहीं पता, जिस तरह आपने ख़ुद अपने गुफ्तगू में और डिबेट में बताया। तो कौम मुल्क सल्तनत जो है वो एक जामे ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें काउंसलिंग हो, वो नहीं है हेल्पलाइन की अवेलेबिलिटी हो जिस पे कि हम डिप्रेशन पे जो है ना कोई लेक्चर ले लें, या कोई डिप्रेशन के कोई ऐसे डायरेक्शन हमें मिल जाए कि हम अपनी शहरियों को जो है इस तरीके से बचाएं कि भाई वो डिप्रेशन इलनेस, ख़ुद आपने बताया कि एक स्टेज आएगी कि सुसाइड की तरफ चला जाएगा। देखें जी, इसमें कई फैक्टर्स हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइज तरीके से जवाब दूँ ना, तो इसमें पेरेंटल कंट्रोल, हर छोटा बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन है या आईपैड है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो माँ बाप इनकरेज करते हैं। अगर आप सोशली भी देखें, पहले वक्तों में तो लोग आपस में बैठ के गपशप मारते थे, अपनी मुश्किलात और लतीफ़े शेयर करते थे। अब ख़ानदान में भी आप देखें बैठे होते हैं लोग, 4 लोग बैठे हैं खाने की टेबल पे या सोशली बैठे हैं, तो अपने अपने फ़ोन देख रहे हैं। तो ये स्कूलों कॉलेजों में तो मेंटल हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस है ही नहीं। और ख़ास तौर पे जो यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो अपनी डिप्रेशन एंग्जाइटी को कई लोग कोप कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के साथ, तो उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो अपना मूड बेहतर करना चाहते हैं, वो शुरू में उनका कोई दोस्त कहता है यार ये तुम चीज़ ले लो अच्छे हो जाओगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में चूँकि उनको रिलीफ मिलती है आरजी, तो इस चीज़ में वो फंस जाते हैं। तो बड़ी वाइड किस्म की कैंपेन चाहिए। दूसरी कैंपेन जो चाहिए, इसमें जो बीमारी में स्टिग्मा है, लोग समझते हैं यार कि साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये तो पागलपन तो है ही नहीं, ये तो डिप्रेशन एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि बीमारी की सूरत इख्तियार कर गया। तो अवेयरनेस, स्टिग्मा रिडक्शन, अगर आप देखें सेक्सुअल हेल्थ है वो, अगर आप रावी रोड से आगे जाएं तो तमाम तर बोर्डों पे लिखा हुआ है कि जी फ़लाँ बंगाली आपको ट्रीट कर लेगा, फ़लाँ। और मैंने हकीकत में भी देखा है कि वो आते हैं कि जी मुझे बताया गया है कि मैं फ़लाँ नंबर की अगर टोपी पहन लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो खुदारा ये ऐसे काम बिल्कुल मत करें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पे जादू कर दिया है, इसलिए मैं जिन टूना हो गया, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, जादू ये चीज़ें बरहक हैं, बट जिन्हों के पास इतना फ़ारग टाइम नहीं है कि वह हर 40 करोड़ आबादी के ऊपर रोज़ फोकस करें। तो अगर आपको लगता भी है कि ऐसा है, तो उसमें बजाय पीरों फ़कीरों के पास जाने के आप ख़ुद से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज करें, अच्छी बातें करें, झूठ से परहेज़ करें। तो ये तमाम वो चीज़ें हमारे दीन में मौजूद हैं जो हमें हमारी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि
मैं तो समझता हूँ कि किसी हद तक ये जेनेटिक बीमारी भी है, और हमारे यहाँ इंटर मैं मैरिजेस प्रोफेसर राहिल करीम मैं ज़रूर बताऊंगा जो फैक्टर्स हैं जब तक वो ना हम कंट्रोल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे कौम मुल्क सल्तनत और जो ये लहर फैली हुई है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, नाउमीदी की और मूड वेरिएशन की, वो ठीक नहीं होगी। आपने वजह फरमाया कि अक्सर डिप्रेशन होता है लेकिन वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं कि उनके वो जोड़ों की बीमारी हो गई, उनको पेट की बीमारी हो गई। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। प्रोफेसर राहिल करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी मसरूफ़ वक्त गुजरता है, आप हमारे प्रोग्राम में इस डिबेट में तशरीफ़ लाए और नाजरीन को बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। आप अपनी सेहत का ख्याल करें और मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, मैं उसी बीमारी का डिस्कस करूँगा और उनके एक्सपर्ट बुलाऊँगा जिसका कि आप ईमेल करेंगे।